हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन का मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दूसरा, वीडियो को डेली करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराता हूँ, तो वो जरूर आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो आप सब जानते हैं इतिहास में दो युद्ध बड़े मेन माने जाते हैं अंग्रेजों के साथ हमारे। एक था प्लासी का युद्ध और एक था बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, लेकिन यहाँ बात हो रही है बक्सर बैटल की, जो कि 1764 में हुआ था। और उस समय जो अंग्रेजी सेना की तरफ से जो लीड कर रहा था वो था हमारा हेक्टर मुनरो। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर है ये था प्लासी के बैटल में। अगर आपसे प्लासी वाला पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है ना। और प्लासी का बैटल कब हुआ था? वो हुआ था 1757 में। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हमको मैच करना है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ से आपके इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन इंसान तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूची में दिया गया है अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ के उपनाम दिए हुए हैं महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, नेताजी और गुरुदेव। तो आप सबको पता है सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, और ये पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इसमें तो हमारा ए में आएगा 2। तो देखिए ए में 2 वाले 2 ऑप्शन है, या तो बी होगा या तो सी होगा। इसका राइट आंसर हमारा ये तो नहीं होगा। देखिए इस टाइप के सवाल ऐसे किए जाते हैं। फिर देखिए यहाँ इसमें देखिए D4 है, D4 तो हम डी को मैच नहीं करेंगे, इसमें डी तो हमारा सब में सेम होगा। हम बी या सी को मैच कर लेंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। अब देखिए बी में क्या दिया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को सब जानते हैं, नेताजी कहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी किसमें 3 में लिखा हुआ है, तो बी में 3 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर हमारे कौन बताते हैं? मोहनदास करमचंद, इनको महात्मा गांधी कहा जाता है, इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये तो मैंने पढ़ा ही आपको, गुरु मैच लिस्ट फर्स्ट टू मैच लिस्ट 2। ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? वाटरफॉल है और किस रिवर पर है, हमको ये बताना है। तो पहली लिस्ट वाटरफॉल दिया हुआ है हमको, जोग, शिव समुद्रम, धुआंधार और गोकक। और नदी दे रखी है शरावती रिवर, कावेरी, नर्मदा और गोकक रिवर। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जोग जलप्रपात तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो आप सबको पता है जोग जलप्रपात शरावती रिवर पर है, जो कर्नाटका में स्थित है, इसको सरगोप्पा भी बोला जाता है। तो ए में तो हमारा आएगा 1। तो देखिए ए में 1 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। तो राइट नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। देखिए हम और कोई मैच करेंगे, शिव समुद्रम ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये जितने चारों मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। जोग जलप्रपात शरावती रिवर पर है, शिव समुद्रम कावेरी रिवर पर है, धुआंधार नर्मदा रिवर पर है, और गोकक गोकक रिवर पर ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो इसका आर्टिकल तो मैं सबको पढ़ा रखा है, बहुत बार सिखाया भी। तो इसका आर्टिकल अगर आपसे पूछेगा तो आप लगाएंगे 368 पे। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं, लेकिन इसमें भाग पूछा है, शेड्यूल वो पूछा है, पार्ट पूछा है। तो कौन सा लगाएंगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 20। भाग 20 में इसके बारे में बात करेगी, उसको अगर रोमन अंक से भी दिखाते हैं तो XX, अगर रोमन अंक से आप बात करेंगे तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट दैट कैन बी हेल्ड इन द राज्यसभा? तो आप सब जानते हैं राज्यसभा ये हमारा अपर हाउस होता है और ये स्थायी सदन होता है संसद का हमारा। और इसमें मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? इसमें जो मैक्सिमम सीट हो सकती है वो 250 हो सकती हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है 215। लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में सिर्फ 245 ही है अभी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा में होता है क्या, इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं, इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, इसलिए ये कभी भी विघटित नहीं होती है। जबकि लोकसभा में क्या, फिर इलेक्शन कराने पड़ते हैं, क्या पता कब किसी सरकार बन जाए, इसलिए वैसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? वाई डज एन आयरन नीडल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? तो सीधा सा फंडा है, इसी की वजह से जो वर्षा की बूंदें होती हैं, आप देखते हैं वर्षा की बूंदें गिरती हैं वो गोलाकार ही क्यों गिरती हैं धरती पे? भाई आयताकार क्यों नहीं गिर रही, वर्गाकार क्यों नहीं गिर रही? कभी सोचा है आपने? ठीक है, तो इसके पीछे एक ही फिनोमेना है साइंस का, वो आपने पढ़ा होगा, सरफेस टेंशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
पृष्ठ तनाव कराया गया ड्यू टू सरफेस टेंशन। और आप देखते हैं गर्म सूप, आप जो गर्म सूप पीते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आप ठंडा सूप पिएंगे मज़ा नहीं आएगा पीने में। उसके पीछे भी रीज़न यही होता है, क्योंकि जो गर्म सूप होता है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए आपकी जीभ पे ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन जब आप जाए ठंडा होगा उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, इस वजह से आपको टेस्टी नहीं लगता है वो गर्म, इसलिए तो गर्म सूप पीने ज़्यादा मजा आता है जब आप पीते होंगे तो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, इसे भी देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिले कीजिए, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, तो इनका संबंध किस स्टेट से है, और ये हमारे क्लासिकल डांस है। टोटल 8 क्लासिकल डांस है और 8 का 8 मैंने पढ़ा दिया आपको, इसलिए कल को शिकायत नहीं करेगा मेरे से कि सर आपने हमको पढ़ाया नहीं था अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ठीक है ना, तो आप जानते हैं भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से, भरतनाट्यम जो है इसका संबंध तो तमिलनाडु से, मैंने पढ़ा रखा है आपको। कथकली केरल की कली, ऐसे याद कराया है, तो कथकली हमारा केरल में आ जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी तो ओडिशा का ही नाम से ही है, ओडिसी ओडिसी। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए में हमारा आएगा 4, तो ए में 4 वाला ऑप्शन एक ही है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, ओडिसी ओडिशा का। एक होता है सत्रिया, सत्रिया असम का, यही पूछा जाता है एग्जाम में। एक है मणिपुरी, वो मणिपुर का ही। एक होता है कथक, कथक और कथकली बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। कथक अगर पूछेगा तो आप उत्तर भारत लगाएंगे इसका आंसर, या उत्तर प्रदेश अगर दिया है ऑप्शन तो उत्तर प्रदेश का आप क्लिक करेंगे, लेकिन कथक कली पूछेगा तो आप इसका आंसर केरल लगा। लास्ट टाइम कोरोना से पहले इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल भी जीता था इस गेम के अंदर, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बड़ा पूछा गया है सवाल को। जो गी सेटी है ये बहुत बड़ी क्या है, बिलियर्ड्स की प्लेयर है ये, ऑप्शन नंबर सी बिलियर्ड्स। और बिलियर्ड्स में मेल में अगर आपसे पूछो तो पंकज आडवाणी जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पंकज आडवाणी बड़े फेमस खिलाड़ी हैं किसके, बिलियर्ड्स के, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द कोविड-19 पैंडेमिक। तमिलनाडु, बिहार, गोवा या असम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सरकारी जो स्कीमें होती हैं, गवर्नमेंट स्कीमें होती है ना, वो हमेशा एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना है ये हाल ही में असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी असम। और असम के बारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको 2 चीज़ जरूरी याद रखना है यहाँ से, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा पूरे विश्व का द्वीप है माजुली द्वीप। ये जिला भी यहाँ का है माजुली, ये यहीं पर है। ठीक है ना, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा उन सब्सक्राइबरों को जो लोग नशा करते हैं, या जो जो गुटखा वगैरह खाते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। तंबाकू से घर से बर्बाद होते हैं लोगों के, और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। सबसे तो आपकी सेहत बर्बाद होगी, आपकी ही लाइफ बर्बाद होगी, और जो आपसे लोग कनेक्टेड हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी लाइफ आपके साथ साथ बर्बाद होती है। और पैसे की अलग बर्बादी होती है, शरीर की अलग बर्बादी होती है, एंड टाइम में से मौत ही होती है। इसलिए जितना हो सके तंबाकू प्रोडक्ट जो होते हैं इनसे बच के ही रहिएगा, उसमें आपका ही भला है। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो उसको खुल के जियो, ये नहीं कि नशा पानी करके ज़िंदगी बर्बाद कर दो अपनी। ठीक है ना, तो ये सोचना जनहित में दे रहा हूँ मैं आपको। आप जूस पीजिए ना, फ्रूट जूस पीजिए, फ्रेश जूस पीजिए। उतने महंगे महंगे अल्कोहल आप पी जाते हैं, 1000-1500 रुपये किलो अल्कोहल पी जाते हैं। उतने का आप फल फ्रूट खाएंगे तो सोचो कितनी सेहत आपकी अच्छी बनेगी। अच्छी चीज़ें खाइए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों। और आज के टाइम में जिनकी सेहत अच्छी है वही लोग बचे भी हैं इस कोरोना काल में। तो जो जितना सेहतमंद रहोगे जितना आप, उतनी ही आपकी ज़िंदगी अच्छी कटेगी, और लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी कटेगी आपकी उम्र भी लंबी होगी। और जितना आप गंदे काम करोगे, गलत संगत में जाओगे, गलत चीज़ें करोगे, उतनी लाइफ आपकी कम हो जाएगी और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कोई मतलब गले कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, तो ये नशा पानी बहुत बेकार चीज़ है, इसलिए जो लोग करते हैं प्लीज़ छोड़ दीजिएगा इन चीज़ों को, अपने परिवार के खातिर तो छोड़ ही देना कम से कम। ठीक है, तो ये बनाया जाता है, मैंने अभी यूट्यूब पर ये टेलीग्राम में डाला भी था इसके बारे में। कब था, 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी 31 मई। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारे रीजनिंग क्वेश्चन शुरू होते हैं। हम रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा। मनु विनोद से बड़ा है लेकिन शिव से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन है। इस के पजल वाला सवाल आते हैं एग्जाम में। ये तो बहुत इजी पजल है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप जब बैंकिंग लेवल पर जाएंगे, एसएससी लेवल पर जाएंगे, अच्छे लेवल जब एग्जाम देंगे, एनएमडीसी में एग्जाम कुछ नहीं मानता हूँ, अच्छे लेवल जब जिसने एग्जाम देंगे उसको पता होगा पजल क्वेश्चन कितने खतरनाक होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं तो अच्छों का धुआं निकल जाता है उन क्वेश्चनों में। ठीक है ना, तो सवाल जैसा क्या करते चलते देखते सबसे बड़ा कौन है देखा जाएगा। तो पहले कह रहा है सौरभ नीरज से बड़ा है, यानी जो सौरभ है, सौरभ को ऐसे दिखाते हैं नीरज से बड़ा है, पहले यही कहा ना।
दूसरा क्या कह रहा है, लेकिन विनोद से छोटा है। कौन छोटा है? सौरभ। सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है, तो यहाँ विनोद आ जाएगा। यानी सौरभ से बड़ा कौन है? विनोद है, भी। फिर क्या कह रहा है, मनु विनोद से बड़ा है, तो मनु विनोद से बड़ा हो जाएगा, एम दिखा देंगे इसको हम। लेकिन शिव से छोटा है, शिव से छोटा कौन है? मनु, तो शिव से छोटा हो गया मनु। तो क्या पूछा था इसने? शिव हम दिखा देते हैं, तो दोबारा एक बार सिक्वेंस बना लेते हैं हम। तो शिव से करना पड़ेगा, मैं भूल गया मैं भी। तो क्या था पहले, क्या था, सौरभ नीरज से बड़ा है, तो सौरभ को हम एसओ से दिखा देते हैं। सौरभ जो है नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा, तो विनोद से बड़ा होगा सौरभ से। फिर क्या कह रहा है, मनु जो विनोद से बड़ा है, तो विनोद से बड़ा भी मनु है, एम से दिखा दिया इसको हमने। लेकिन शिव से छोटा है कौन? मनु, तो इन्हें शिव से बड़ा होगा। हमसे क्या पूछा था, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है एस, एस वाले कौन था? शिव। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? शिव हमारा सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शिव सबसे बड़ा है। सबसे छोटा अगर पूछता, सबसे छोटा कौन है? ये रहा, एन से कौन था? नीरज था, सबसे छोटा का पूछता नीरज है, ठीक है ना। तो ऐसे ये सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति में कोई पंक्ति होगी, रमेश का स्थान बाएं से 21वां तथा मनीष का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मनीष का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस टाइप के सवाल मैंने कराए थे आपको, सिखाया भी था इस टाइप के सवाल कैसे करे जाते हैं, तो फटाफट करते हैं। तो क्या कह रहा है, कोई एक रो होगी, ऐसी कोई रो है, ठीक है ना। तो रमेश का स्थान क्या है? यहाँ पे 21वां है, और दाएं से इसका स्थान क्या है? 15वां है। किसका? रमेश का और मनीष का। ये रमेश है, ये मनीष है। अब आपस स्थान बदले होते, कितने स्थान बदल लेते हैं हम लोग। यार मेरा दोस्त खड़ा है, तू उधर आ जा, मैं उधर लाइन लग जाता हूँ, स्कूल टाइम में वो कार्य करते थे हम लोग। तो हुआ क्या, अब दोनों स्थान चेंज करें तो क्या होगा? 15 स्थान तो रहेगा रहेगा, अब ये भी तो 15 स्थान पे आ जाएगा, ये टोटल 15-15 हो जाएगा। हमको टोटल व्यक्ति बताने थे, मैंने कितने बार कहा, जो टोटल व्यक्ति बताने तो जोड़ के हमेशा -1 कर दीजिए अपनी तरफ से, -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 15-15 30, 30 में से एक गया 29। यहाँ टोटल कितने विद्यार्थी उसमें है? टोटल 29 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर भी, किसमें जो रो बनी है उसमें टोटल 29 स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का, इस पर ट्रिक बना के रख लीजिएगा, और इस टाइप के कम से कम 20-25 सवाल कर लीजिएगा आप रियल में। अगर मैथमेटिक इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कि ये सवाल बहुत और सिक्के हमको जो दे रखे 5, 6, 8 के अनुपात में दिए हुए हैं, तो ₹1 सिक्कों की संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। हमको रेशो दे दिया लेकिन हमको ये नहीं पता है, और टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट ₹210 है, लेकिन सिक्के टोटल कितने हैं? ₹1 सिक्के कितने, हमसे ये पूछा गया है। डिमोनेशन से पूछा गया ना, जब आप देखते होंगे, जब बैंक जाते होंगे, जो लोग विड्रॉ फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा है ₹1000 के आगे कितने ₹1000 के नोट है, कितने ₹100 के नोट है, कितने 50 के नोट है, कितने 200 के नोट, ऐसे आता है ना भरने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। हमने डिनोमिनेशन यहाँ से पूछा गया, ₹1 का डिनोमिनेशन कितने है उसके अंदर। तो इस तरह सवाल कैसे किए जाते हैं? वैसे बहुतों को आता है कोई सवाल, जिसको नहीं आता वो सीख लीजिएगा आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल बहुत आता है एग्जाम्स के अंदर। हमसे क्या दे रखा है? रुपये का, पहले हमको रुपये का रेशो दे रखा है। रुपये दिए हुए कितने का है? ₹1 दिया है, 50 पैसे दिया है, फिर 25 पैसे दिया है, ये पैसे में दिया है हमको। और इसका रेशो जो दे रखा है, रेशो कितने दे रखा है? यानी ₹1 का जो रेशो है 5 है, 50 पैसे का रेशो 6 है, और 25 पैसे रेशो 8 है। लेकिन इस सवाल शुरुआत करने में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ₹1 सिक्के पूछा है, तो ₹1 का जो रेशो है 5 है, जाहिर सी बात है जो उसके सिक्के होंगे वो 5 के मल्टीपल में ही होंगे। लेकिन देखिए ऑप्शन में सारे ही जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं, लेकिन तो एग्जाम ऐसे भी होता है कि एक ही ऑप्शन 5 डिविजिबल होता है, जो ऑप्शन हमारा 5 से डिविजिबल होता है वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि जो रेशो तो हमारा सेम ही चलेगा ना हमेशा। अगर 50 पैसे पूछेगा तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जो ऑप्शन 6 से हमारे कट रहा होता तो आंसर हमारा हो जाता है। इसकी शॉर्टकट विधि ये होती है, लेकिन एग्जाम में आजकल काम देते हैं, एग्जाम में बड़े चालाक हो गए, और 2-3 ऑप्शन आपको 2 ऑप्शन दे ही देगा सेम वाले, तो आप फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो दिया हुआ है, तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। ट्रिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो जो रेशो है, रेशो का मल्टीपल आप देख लीजिए, और जो ऑप्शन है आपको रेशो मल्टीपल मिल गया, अगर एक ऑप्शन आपके लिए है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर तुरंत उसको लगा दीजिएगा। लेकिन ये अब मेथड काम नहीं आता है, तो ये दिया 50 पैसे के 6 सिक्के 50 पैसे का अगर रुपए में चेंज करेंगे, तो अगर ₹1 दें हम सबको, देखो यहाँ पे यूनिट चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये इसको रुपए में चेंज तो सारा चीज़ रुपए में होना चाहिए, अगर सब चीज़ पैसे में तो सारा चीज़ पैसे में होना चाहिए। बस आपको ये चीज़ रखना है, आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए ईजी पड़ेगा, क्योंकि 2 यूनिट हमको पैसे में ही दी हुई है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? अब देखिए ₹1 में 100 पैसे होते हैं, सब जानते हैं, 100 पैसे मिला के ₹1 बनता है, तो 500 पैसे हो जाएगा, ये 500 पैसे हो जाएगा,
प्लस 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 300 पैसे, और 25 हटे 200, 200 पैसे। तो कितना हो गया, 5 3 8 2 10, 1000 पैसे हमारा हो गया। 1000 पैसे बराबर कितने के होगा, अभी देखो रुपए में इसको हम पैसे चेंज करेंगे, 210 को पैसे चेंज करें कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अब सब चीज़ हमारा पैसे में आ गया, ये भी हमारा पैसे में अमाउंट आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, नहीं एक पैसे की जो वैल्यू है वो 21 रुपये है। ये हमको ऐसे पता लग गया है। हमसे पूछा किसका था, हमसे 1 रुपये वाला पूछा था। 1 रुपये का रेशो कितना था, 5 था, तो 5 रेशो पहले कितना होगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 105। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 105, ऑप्शन नंबर है। देखिए तो जल्दी आ गया आंसर। आप जाते तो रुपये भी चेंज कर सकते थे। 50 पैसे मतलब कितना होता है, 1/2 यानी आधा रुपया, और 25 पैसे मतलब कितना होता है, 1/4। फिर आप मल्टीप्लाई करते फिर वो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है आपके, इसलिए हमने सारी नोट को पैसे में चेंज कर लिया हमने। फिर हमने उनके रेशो से मैटर करा कि उनके रेशो के हिसाब से सिक्के रहे होंगे। हमसे 1 रुपये का सिक्का पूछा तो 1 रुपये के सिक्के का रेशो कितना था, 5 था। 1 पैसे की वैल्यू 21 आ गई है, तो 21 पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 105। राइट आंसर हो गया 105। अगर बी का, अगर 50 पैसे का पूछता हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 कम 6 तो नहीं पा रहा, फिर कितना हो जाता है, 126 हो जाता। इस तरह से हमारा सारा आंसर आ जाता है। सो आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रमेश यात्रा पर खर्च करता है, यदि उसका कुल यात्रा व्यय 500 रुपये है तब उसकी बचत कितनी होगी। बहुत पजल वाला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे तो डर गए सवाल पड़ गया, लेकिन सवाल कुछ है नहीं, हम करके देखते हैं सवाल को। पहला हिस्सा वो खर्च कर रहा है 1/3 भाग भोजन पे कर रहा है, दूसरा 2/5 भाग कपड़ों पे कर रहा है, और शेष राशि का 2/3 भाग किस पे कर रहा है। तो यहाँ से पहले अमाउंट हम निकालते हैं। अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3 और 5, यहाँ देखो अमाउंट की बात नहीं करेगी ना, क्योंकि तो शेष राशि का 2/3 खर्च कर रहा है। पहले हम राशि तो निकाल लें, जो राशि हमारा बची हुई है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। यानी वो अमाउंट हम मान लेते 15 रुपये था, वो अमाउंट हमने मान लिया 15 रुपये था। तो 15 के 1/3 कितना होगा, 15 जो भोजन खर्च करा है उसने 1/3 खर्च करा है, 15/3 कितना होगा बताइए, 15/3 कितना होगा, 5 रुपये हो जाएगा। यानी 5 रुपये भोजन खर्च करे। उसके बाद कपड़ों पे कितने खर्च करे, क्लॉथ पे खर्च कर रहे हैं उसने कितना, 2/5 भाग। तो 15 टोटा पाने के 5 15 10 रुपये उसने उस पर खर्च करे। नहीं सॉरी एक बार गलती हुई मुझसे, गलती हुई। एक मिनट देखिए, 1/3, 2/5 और 2/3 दिया हुआ ना, ये हम तो सभी को लेंगे ना। इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। यानी 15 रुपये हम अमाउंट को मान लेते हैं कि अमाउंट 15 रुपये था। तो 1/3 खर्च किया, यानी 5 रुपये इस पर खर्च किया इसने। 2/5 इसने इस पर खर्च किया, तो 2 पंजे 10 रुपये यहाँ खर्च किए। और इस राशि का शेष राशि बची क्या, कुछ भी नहीं बची। इसके बाद ये तो सवाल हमारा हो गया गलत। इसका मतलब एक बार रुकिए, ये सवाल को गलत नहीं दिया हुआ है। रमेश अपनी आय के 3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग कपड़ों पर एवं शेष राशि का 2/3 भाग यात्रा खर्च करता है। 1/3, 2/5 और शेष राशि का 1/3 खर्चा करता है, यात्रा खर्च कर रहा है, जो कि 500 के बराबर है। ठीक है, 500 बराबर हमने मान लिया इसको, तो ठीक है हो जाएगा। हम मान लेते हैं, पहले देखिए रमेश अपनी आय का खर्च कर रहा है ना, हम उसके आय मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये मान लिया हमने, 100 माने या 300 माने, 300 मानो। हम मान लेते हैं उसकी आय 300 रुपये है, मानने कुछ चीज़, हमने 300 रुपये एक अमाउंट लेके, हाँ 300 रुपये उसकी आय रही होगी। तो उसका उसने 1/3 भाग किस पे खर्च करा है, भोजन खर्च करा है। तो कितना खर्च किया होगा, जैसे 100 रुपये खर्च किया होगा इसका, किस पे, भोजन पे। बी लिख देते हैं इसको, भोजन, बी से भोजन। फिर 2/5 भाग कपड़ों में खर्च किया है, 2/5 भाग, यानी अब कितने बचे, 200 रुपये बचे होंगे इसके पास। 200 का 1/3, तो 5 भाग, सॉरी 2/5 है ना, 2/5 ठीक है। तो कितने बचे होंगे, 5 चौके भी 40, 40 दूना 80, यानी इसने 80 रुपये कपड़ों में खर्च कर दिए। तो टोटल खर्चा इसने कितने कर दिया, 180 रुपये खर्चा कर दिया। बचा कितना होगा, अगर 300 में से 180 जाए कितना बचेगा, 20, 200, 120 रुपये बचा। 120 का इसने 2/3 भाग यात्रा खर्च किया है। तो यात्रा खर्च किया कितना इसने, तो 3 चौके 12, 40, 40 दूना 80, 80 रुपये इसने यात्रा खर्च किए हैं। 80 रुपये यात्रा खर्च किए, जबकि उसका यात्रा कुल व्यय 500 रुपये है। तो ये 80 रुपये किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा, जैसी बात है। तो यहाँ से एक रेशियो वैल्यू निकल आएगी 50/8। हमसे पूछा क्या है, तो उसकी बचत कितनी रही होगी, बचत कितनी थी, 120 में से 80 रुपये ने खर्च कर दिए, 40 रुपये और बचे, 40 रुपये यहाँ से बचा लिए। तो कितना बचा, 8 पंजे 40, 5 चौके 200,
200 रुपये आ रहा है मेरा आंसर, तो उसमें 250 रुपये दिया हुआ है। कुछ गड़बड़ हो गई कहीं? जा 50, हाँ सही है 50, काटा 50/8 आ गया, सही 50/8। शेष राशि तो उसमें बचा कितनी रहेगी? 40 40 40 40 40 5। मेरा आंसर तो फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है 200 रुपये आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लेकिन ऑप्शन 200 रुपये दिया हुआ नहीं है। चलो सवाल को देख लेंगे, ठीक है ना, छोड़ो सवाल को, लीव करो, या तो सवाल देख लूँगा मैं बता दूंगा इसका आंसर। अगला सवाल क्या है? 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब ए एवं बी की वर्तमान आयु क्या होगी? हमसे ए और बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो करते हैं फटाफट। ए बी क्या कह रहा है? 3 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। बी की आयु से 3 गुनी थी, यानी अगर बी की 1 रही होगी तो ए की 3 रही होगी। कितने साल पहले? 3 साल पहले, ये याद रखना। 8 साल के बाद ए की आयु बी की आयु 2 गुनी होगी, यानी ए की बी की, अगर बी की 1 होगी तो ए की 2 दुगनी होगी। ये कब है? ये 8 साल के बाद है। हमसे वर्तमान में पूछे, देखिए हमको, देखिए वर्तमान हम निकालेंगे कैसे? अब यहाँ पे देखिए 3 साल पहले की हमको उम्र पता थी, ये थी, और 8 साल बाद की उम्र हमको पता है, ये है। यानी जो वर्तमान वो एज होगी वो तो इसके बीच में ही होगी। कितनी होगी अब देखते हैं। तो या देखो रेशियो तो बराबर है नहीं, यहाँ पे 3 और 1 का अंतर 2 है, 2 और 1 का अंतर 1 है। तो क्या करेंगे, इनको हम बराबर करेंगे पहले। अब यूनिट कैसे बराबर होती है? इसका अंतर कितना है? 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो जाएगा? ए और बी का जो रेशियो, नया रेशियो आएगा वो आएगा 3 और 1, और यहाँ कितने का ना 2, 4 और 2, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ गया, हमारा 3 और 1, 4 और 2। अब हमारा रेशियो सही आ रहा है कि 3 साल पहले 3 और 1 था, अब हमारा 4 और 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु हमसे पूछी है, वर्तमान आयु हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे वर्तमान आयु निकालेंगे? देखिए अंतर कितने का आ रहा है? 1 रेशियो का अंतर आ रहा है, जो किसके बराबर है? 11 के बराबर है, क्योंकि 8 और 3 11 साल के बराबर है। यानी अब इनकी जो वर्तमान आयु होगी कितनी होगी? 11 3 33। अगर इसमें निकालें 3 साल पहले में जाते हैं तो 11 33 हो जाएगा। ए की उम्र 33 रही होगी और बी की उम्र 11 रहेगी, लेकिन ये 3 साल पहले रहेगी, क्योंकि जो ऊपर रेशियो है 3 साल पहले का रेशियो है। हमको वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु हम कैसे आएंगे? जब हम 3 साल ऐड इसमें और कर देंगे तो हम वर्तमान आयु में आ जाएंगे, ढेर सी बात है, आज की आयु में आ जाएंगे। तो 33 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा, यानी हो जाएगा 36, और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 और 3 14। 36 और 14 हमारा आंसर आ रहा है, यानी 36 ए की उम्र होगी और 14 ईयर्स बी की उम्र होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, देख लीजिए। आप कहेंगे सर अगर हम नीचे रखते तो नीचे वाला देखो, हमारा इस रेशो से मतलब नहीं, क्योंकि जो नया रेशो हमारा है ये रेशो है, ठीक है ना। अब इसको हम कंसीडर करेंगे, ये 3 साल पहले का रेशो था, ये 8 साल बाद का रेशो था। अगर इसमें रखते 11 तो 44 हो जाता, 11 दूना 22 होता, ये उम्र निकल के आती। लेकिन ये क्या आती? ये 8 साल बाद की आती ना। अगर हमको वर्तमान आयु चाहिए तो हम 8 साल माइनस करते, 44 में से 8 जाए कितना बचेगा? 36 बचेगा, और 22 में से 8 जाए कितना बचेगा? 14 बचेगा, तब भी आंसर हमारा हो गया था 36 14 आता। चाहे आप इसमें रखिए चाहे इस पर, बस ये ध्यान रखना कि आप रख किस में रहे और कंडीशन क्या थी उसके अंदर, तो अब आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो 36 और 14 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? हु इज क्रेडिटेड फॉर एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया भी है, तो उसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।